नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में 130 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं, कहा येडियुरप्पा ने। जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागवानपल्ली ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया। कर्नाटका चुनाव में हो रही भड़काऊ बयानबाजी पर निर्वाचन आयोग ने दी हिदायत, कहा माहौल खराब न करे। पीएम मोदी ने बजरंगबली की जय के नारे से की भाषण की शुरुआत। पी चिदम्बरम ने कहा कि कर्नाटका में समान नागरिक संहिता एनआरसी की अनुमति न दें। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि वह पहले ही राज्य भर में घूम चुके हैं और 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर चुके हैं। इस बार राज्य में बीजेपी 130 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। शहर बसव मुक्ति मंदिर में बुधवार को भाजपा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी ईश्वर सिंह ठाकुर के लिए मतदान समारोह का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ के विकास के लिए संघर्ष करने वाले लोकप्रिय युवा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए व्यापक अनुदान दिया है। कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत होने चाहिए। जब वह मुख्यमंत्री थे, हैदराबाद कर्नाटका का नाम हटा और केकेआरडीबी को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। कृष्णा के ऊपरी किनारे पर काम के लिए 5000 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नंजगुंडप्पा रिपोर्ट को लागू करने में सफल रही है। बीदर बल्लारी रोड पर एयर स्टेशन को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रेड के साथ विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि बीदर नांदेड़ रेलवे ट्रैक के विकास के लिए राज्य के इतिहास में पहली बार कलबुर्गी में कैबिनेट की बैठक हुई और कई परियोजनाओं को अंजाम दिया गया। विश्वगुरु बसवन्ना के कर्मक्षेत्र बसव कल्याण में एक नए अनुभव मंडप के निर्माण के लिए 500 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया। पार्टी प्रत्याशी ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर क्षेत्र के वोटर उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो वे लव जिहाद नहीं होने देंगे। यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और अपने माता पिता की सेवा करने के लिए एक औद्योगिक हब और एक पर्यटन हब स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध नरसिंह झरना मंदिर की 114 एकड़ भूमि की रक्षा करने और बसव कल्याण नागा देवता की रक्षा करने पर गर्व है। 35 साल तक सेवा करने वाले मेरे परिवार की सेवा को जनता की सेवा मानकर इस क्षेत्र की जनता ने मुझे वैसे ही आशीर्वाद दिया है जैसा एक सामान्य शिक्षक के परिवार के सदस्य ने मुझे पार्टी का टिकट देकर आशीर्वाद दिया है। भाजपा के प्रदेश महासचिव एन रवि कुमार, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानंद मंथालकर, बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली, नेता गुरुनाथ जयंतीकर, रेवन सिद्धप्पा जलादे, गुरुनाथ कोल्लूर, चंद्रशेखर पाटिल गदगी, सोमनाथ पाटिल और कई नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಾಗಿತ್ತು। 2813 ಹಾಗೂ 2019 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ದಶಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ
3 ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈಗೆ ಎಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನಂದಿನಿ ಹಾಗೂ 5 kg ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಈಗ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ 5 kg ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 10 kg ಆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೀಗೆ 10 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಶ್ವರಜನ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅವನನ್ನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು 1:30-2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದನೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರಣಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 114 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಏಟನ್ನ ತಿಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. 114 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಬಾರು ಸಾವು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಏಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸತ್ತಿದ ಹೆಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಕರೆದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ, ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ತಿನ್ನಂತ ನಿಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ತಿನ್ನಂತ ನಿಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನಂತವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಪಾಲ್ಕಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಮಾನ್ ಮದರ್ಸದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಒಳಕೋಟಿ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली ने शहर के चिद्री संगमेश्वर कॉलोनी, रामनगर, आदर्श नगर आदि में वोटों के लिए प्रचार किया। पार्टी नेताओं और गणमान्य लोगों के साथ साथ घर गए सूर्यकांत नागमारपल्ली ने बीदर के सर्वांगीण विकास के लिए जेडीएस को वोट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जेडीएस बिना जातिगत भेदभाव के सबका विकास करने वाली पार्टी है। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें बीदर के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका दिया जाना चाहिए। सत्ता में न होते हुए भी मैंने लोगों की सेवा की है। मैंने विकास के लिए काफी मेहनत की है। कई योजनाओं को लागू करने का इरादा है जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कहा कि वह बीदर को एक मॉडल निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अभियान में डीसीसी बैंक के अध्यक्ष उमाकांत नागमारपल्ली, जेडीएस उपाध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, तालुका अध्यक्ष बसवराज पाटिल हरगिरी, अरुण होतापेट, देवेंद्र सोनी, नगर परिषद सदस्य संगू चिद्री और अन्य नेताओं ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बगदल में जनसभा में भाग लिया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा द्वारा राज्य को लूटने की बात कही और कैसे भाजपा ने कमीशन के नाम पर राज्य में लूटपाट मचाई हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को मजबूत करके कांग्रेस उम्मीदवारों को बहुमत से विजयी बनाने का आग्रह किया। प्रियंका गांधी ने बीदर में रोड शो में भी भाग लिया। इस दौरान जनसैलाब उमड़ा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अगर नेता का ध्यान लूटने में और लालच में हो जाता है और उसी में पड़ा रहता है तो वो काम करना बंद करता है। और इसके साथ साथ एक और चीज है जो आजकल हमारी राजनीति में, हमारे देश में है कि अब नेता जान गया है कि भैया कुछ काम करो ना करो, चुनाव के समय पब्लिक के सामने चले जाना, धर्म की बात उठा देना, जाति की बात उठा देना, पब्लिक के जज्बात उठ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, चलो भैया नैया पार, एक और चुनाव निकाल देंगे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? जब आपके सामने नेता आते हैं तो आजकल ताज्जुब की बात तो ये है कि आपको ये नहीं बताते कि 3.5 सालों से हमारी सरकार रही है, हमने आपके लिए इतने पाठशाला बनाए, हमने इतने संस्थान खोले हैं, हमने इतनी सड़कें बनाई हैं, हमने अस्पताल खोले हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए हमने क्या किया, आपके बच्चों को रोजगार कितने दिए, ये नहीं बताते। कहीं कहीं और की बातें करते रहते हैं। और इनको मालूम है कि जैसे ही धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, कोई ऐसी बात उठा ली जिससे आपका दिल जुड़ा है, तो इनको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आपने इनकी आदत भी बुरी बना दी है। ये सोचते हैं कि आप एक बार चुनाव जिता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन शुरू हो गए हैं। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर रैलियां कर रही हैं। इस दौरान अलग अलग पार्टी के नेताओं की बयानबाजी भी खूब सामने आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान कई विवादित और भड़काऊ बयान भी सामने आए हैं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के गिरते स्तर को गंभीरता से लिया है। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने पार्टियों से संयम बरतने और चुनावी माहौल खराब न करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटका चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे तमाम स्टार प्रचारक, राष्ट्र और राज्य स्तर की सियासी पार्टियों से कहा कि वह चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के गिरते स्तर पर ध्यान दें। चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम स्टार प्रचारक और राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और नियमों का पालन करें। चुनाव आयुक्त ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को सलाह का अनुपालन करने और मौजूदा नियामक और कानूनी ढांचे के अनुसार उचित और समय पर कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कन्नड़ के मुडबिद्री में जनसभा को अपने संबोधन की शुरुआत बजरंगबली की जय के नारे से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। पीएम ने कहा, मैं शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले सभी मठों, तीर्थकरों और संतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
आज जिस सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी संतों की ही प्रेरणा है। पीएम ने कहा कि जनता जनार्दन का आदेश मेरे सराखों पर, 140 करोड़ लोग ही हमारा रिमोट कंट्रोल हैं। 10 मई को मतदान का दिन है। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनाना। ये हमारा रोड मैप है। जबकि कांग्रेस आपका वोट इसीलिए चाहती है क्योंकि वो बीजेपी की योजनाओं को यहाँ के लोगों के विकास के लिए हुए कामों को पलटना चाहती है। पीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1 बने। हमारी कोशिश है कर्नाटका कृषि विकास में नंबर 1 बने। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका स्वास्थ्य और शिक्षा में नंबर 1 बने। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में जो उनका शाही परिवार बैठा है, उस परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कर्नाटका के लोगों से राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार एनआरसी के प्रवेश का जमकर विरोध करने और इसे रोकने की अपील की, क्योंकि वे कर्नाटका को विभाजित और ध्रुवीकृत करेंगे। चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र पर 2 मुद्दे यूसीसी और एनआरसी हावी हैं। मैं लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि यह दक्षिण भारत में रेंगने वाला हानिकारक एजेंडा है। यह उत्तर में है और भाजपा कर्नाटका में एक प्रवेश द्वार की तलाश कर रहे हैं। यह कर्नाटका को विभाजित और ध्रुवीकृत करेगा और सामाजिक संघर्ष पैदा करेगा। लोगों को इन भयावह और हानिकारक एजेंडे का जमकर विरोध करना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए। यूसीसी को एक ध्रुवीकरण वाला विचार करार देते हुए उन्होंने कहा, मामला विधि आयोग को भेजा गया था, जिसने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक धर्म के अपने व्यक्तिगत कानून हैं। यूसीसी के नाम पर भाजपा विभाजनकारी एजेंडा पेश कर रहे हैं। अगर लोग यूसीसी चाहते हैं तो यूसीसी के लिए शोर होगा। किसी भी सरकार को लोगों पर यूसीसी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह इसे पेश करने का समय नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान वरुणा में सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए लिंगायत कार्ड खेला और मतदाताओं से सिद्धरामैया को सत्ता से दूर रखने का आग्रह किया, जिन्होंने उनके अनुसार लिंगायतों का अपमान किया है। भाजपा उम्मीदवार वी सोमन्ना के पक्ष में वोट मांगने के लिए वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, सिद्धरामैया ने हाल ही में कहा था कि लिंगायत समुदाय ने कर्नाटका में भ्रष्टाचार लाया, जिससे पूरे समुदाय का अपमान हुआ। उन्होंने कहा, कांग्रेस अतीत में लिंगायत नेताओं एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल का अपमान करने और उन्हें बर्खास्त करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हाल ही में मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया है, जो अतीत में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का कहना है कि अगर कांग्रेस आगामी चुनाव जीतती है तो वे मुसलमानों के लिए आरक्षण फिर से लागू करेंगे और लिंगायत समुदाय को दिया गया आरक्षण वापस ले लेंगे। शाह ने लोगों से एक ऐसे नेता के बीच चयन करने के लिए कहा जो भावी नेता वी सोमन्ना है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज बीजापुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। उसमें उन्होंने भाजपा सरकार की विफलताओं को गिनाया और कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में जारी जन कल्याण योजनाओं को दोहराया, जिसमें विशेषकर महिलाओं के लिए कांग्रेस द्वारा किए जा रहे वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के भाषण की जमकर आलोचना की। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस राज्य के विकास के लिए कांग्रेस को मजबूत कर सत्ता में लाने का आग्रह किया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। और जब मैं पूछना चाहती हूँ कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, सर्वज्ञानी अंतर्यामी जी को, कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आत्महत्या करते हैं किसान, कोई समस्या नहीं देख रहा है किसानों की, कोई राहत नहीं आती। इस तरह से हर स्तर पर कर्नाटका को लूटा और लूटते लूटते गवर्नेंस, किस तरह से सरकार चलेगी, कैसे हम रोजगार दिलवाएंगे, ये सब बातें सब भूल गए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में सत्ता में आने पर दक्षिणपंथी समूह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने यहां अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया है, जिस पर पहले से ही केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और साथ ही नफरत फैलाने वाले अन्य संगठनों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। घोषणा पत्र में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा किया गया है। कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल PFI या दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देने वाले अन्य व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम कानून के अनुसार निर्णायक कार्यवाही करेंगे, जिसमें ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। यहाँ तक कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के उसके वादे पर PM मोदी सहित शीर्ष भाजपा नेताओं की आलोचना हुई। कांग्रेस नेताओं ने अपने घोषणा पत्र का बचाव किया। AICC के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, संविधान और कानून स्पष्ट है, नफरत या दुश्मनी फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी को बजरंग दल एक दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठन पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी, जब कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि वे कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जैसे धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करेंगी। मैं बजरंगी हूँ, मैं कन्नडिगा हूँ और यह हनुमान की भूमि है। मैं कांग्रेस को मुझ पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती देता हूँ। तेजस्वी ने कहा, जो बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि कर्नाटका में कांग्रेस PFI और SDPI के इशारों पर काम कर रही थी और उन्होंने उनके खिलाफ मामले भी वापस ले लिए। अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के साथ वे खुले तौर पर PFI जैसे भारत विरोधी आतंकवादी ताकतों का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नई मुस्लिम लीग है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि वे जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल PFI जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हम ऐसे समय किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्यवाही करेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में 130 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं, कहा येडियुरप्पा ने। जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागवारपल्ली ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया।
कर्नाटक चुनाव में हो रही भड़काऊ बयानबाजी पर निर्वाचन आयोग ने दी हिदायत, कहा माहौल खराब ना करें। पीएम मोदी ने बजरंगबली की जय के नारे से की भाषण की शुरुआत। पी चिदम्बरम ने कहा कि कर्नाटक में समान नागरिक संहिता एनआरसी की अनुमति न दें। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।